अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुशबाश होंगे। और आज जिस पर्सनैलिटी को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिनसे आज मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ, वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है कि मैं उनका तारुफ कैसे करवाऊँ। अगर उनकी बात करूँ तो वो एक शायर भी हैं, वो एक अदीब भी हैं, वो एक ड्रामा निगार भी हैं, वो फ़िलासफ़र भी हैं, वो दरस व तदरीस के साथ भी जुड़े रहे हैं पूरी ज़िंदगी के लिए, और साथ ही साथ वो एक मुतरज्जिम भी हैं। और इसके अलावा वो क्या क्या हैं, वो चलिए आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ और बात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे लिविंग लेजेंड, दी वन एंड ओनली अमजद इस्लाम अमजद साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? आजकल कैसे हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये पता चला कि आपका ताल्लुक सियालकोट से है, तो मैं इतनी एक्साइटेड हुई क्योंकि मैं सियालकोटी कुड़ी हूँ। अच्छा। तो सियालकोट में कहाँ पैदा हुए आप? बच्चे मैं नहीं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेरे माँ बाप सियालकोट के हैं। अच्छा। माँ वालिदा दोनों, और हमारे लेकिन हमारी फैमिली को 1930s में लाहौर शिफ्ट हो गई थी। अच्छा। तो यूँ लेकिन हम लोग म्यानापुरा है सियालकोट में, बड़ी जी बहुत मशहूर जगह म्यानापुरा। उस इलाके के हम लोग रहने वाले थे। लेकिन अब मेरी पैदाइश जो है लाहौरी की है। अच्छा। इसलिए मैं आधा सियालकोटी हूँ। आधा सियालकोटी और आधे मेरी तरह लाहौरी। सर ये बताइए कि आपकी शादी जो हुई वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? बच्चे मेरी तरफ से तो लव मैरिज थी। ये बात, क्योंकि एक शायर हो और उसकी शायरी में क्या खूबसूरती और क्या रंग नुमाया हो। असल में मेरी बेगम जो है मेरी फर्स्ट कज़न भी हैं। अच्छा। और हम लोग शादी से पहले भी एक ही घर में थे। हमारा खासा एक बड़ा सा घर था इधर फ्लेमिंग रोड पे। तो सारी फैमिली, उस ज़माने में जॉइंट फैमिलीज़ का रवाज था। तो हम लोग सारे जो है, यानी मेरे चचा और मेरे वालिद, हम सब लोग एक ही घर में रहते थे। तो हम बचपन से ही यानी जिसको कहना चाहिए एक साथ तो रहे हैं। तो इसलिए इसमें मेरी पसंदीदगी भी शामिल थी, और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी उनकी भी थी। महबूब से मिलने की तड़प जो होती है ना, कि उससे मिलना है, फिर मिलने के 100 हीले बहाने। आपको तो घर में ही रहते थे, मिलने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता होगा? घर में ज़्यादा प्रॉब्लम थे बेचा। अच्छा। सारे चेक करने वाले। अच्छा। हाँ, वो प्रॉब्लम बाहर से ज़्यादा थे। तो चेक एंड बैलेंस इतना था, तो फिर कैसे आप लोग एक दूसरे से बात करते थे, मिलते थे? क्योंकि इतनी बड़ी आप कह रहे हैं फैमिली थी। नहीं, असल में वो जो जिसको बातचीत कहते हैं ना, वो तो जिसको रस्मी है वही ज़्यादा रही शादी से पहले। वो थोड़ी सी मुझसे छोटी भी थी, इसलिए ये भी वो फ़र्क जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर पाया जाता है। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा। बहुत बड़ी किस सेंस? हाँ। अपनी अकल से और अपनी गुफ्तगू से और अपनी कमांड से। तो जाहिरी बात है, इतने बड़े शायर, इतने बड़े अदीब के पास रहेंगी तो वो भी तो वैसी हो जाएंगी ना, जैसी सोहबत। अच्छा, तो ये बताइए कि जब फिर आपने अपनी फैमिली से इजहार किया कि भाई मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, तो फिर वो आपके रास्ते में हर्डल्स आई? नहीं, कोई ऐसी हर्डल्स नहीं आई, क्योंकि मेरे चचा भी मुझको बहुत पसंद करते थे। अच्छा। और हमारे ख़ानदान में कोई पढ़ने लिखने का रवाज भी नहीं था, सारे दस्तकारों की फैमिली थी। तो एज ए मैटर फैक्ट मैं ही शायद अपने एक छोटे चचा के बाद पहला बंदा था जिसने यूनिवर्सिटी की शक्ल देखी थी। तो थोड़ी सी, और फिर थोड़ा सा मेरा लिखना पढ़ना और मेरा उससे भी था। तो मेरी ये जिसको क्या कहना चाहिए ना, मेरे यानी कवाइफ जो थे वो अच्छे थे फैमिली में। रेपुटेशन मेरी अच्छी थी। रेपुटेशन अच्छी थी, प्रॉमिसिंग है। तो इस वजह से कोई मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। सब मुंह दिखाई में आपने कहीं शेर ही तो नहीं सुना दिया था? बहुत पुरानी बात हो गई है, मुझे याद नहीं, शायद उसको याद हो। अच्छा, उनको याद होगा। सर, आपकी नज़मों में बारिश एक जीता जागता किरदार है, तो फितरत मेज़बान है या मावरा? नहीं, असल में बात यह है कि जो भी कायनात में हमारे इर्द गिर्द चीज़ें बनाई गई हैं, एक तो हम इस बात बिलीव करते हैं कि ये ख़ास सिस्टम है, इसके तहत पैदा की गई। और कुरान मजीद में भी आप देखें कि बार बार बारिश का, मींह का जिक्र है। बिल्कुल। हम किस तरह बादल उठाते हैं और किस तरह इसको बरसाते हैं, और कभी ज़्यादा। तो बारिश जो है उसके साथ इंसानी ज़िंदगी का भी आपको पता है कितना गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक रोमांटिकली कह लीजिए, एक यानी जिसको फीलिंग की सतह आप कहते हैं,
तो बारिश जो है वो उन चंद मज़ाहिर फितरत में से है जो मुझे बहुत हॉन्ट करती हैं। मसलन जिनमें एक समुंदर भी है। अच्छा। ये मुझे बहुत करता है। फिर इसी तरह आइडियोलॉजी में टाइम है, वक्त, ये इसकी मिस्ट्री मुझे बहुत करती है। तो इस तरह फिज़िकली जो बारिश है ये मुझे बहुत हॉन्ट करती है। और फिर बारिश के जो मुख्तलिफ रूप हैं, आप देखती हैं कि बारिश के साथ जो मुख्तलिफ आवाज़ें जो हैं, हाँ, वो हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ा एक मिस्ट्री का सा माहौल पैदा करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सही कह रहे हैं। जैसे मैं हमेशा मेस्पराइज हो जाती हूँ बारिश के होते वक्त, जो सूखी मिट्टी पे बारिश के कतरे गिरते हैं, जो मिट्टी की सोंधी सी खुशबू आती है ना, वो मुझे इतना मेस्मराइज करती है कि मैं भूल जाती हूँ हर चीज़। तो वो तो मैंने उसमें लिखा भी ना कि मोहब्बत ऐसा ज़रिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं। वाह वाह, कमाल बात है। तो सर ये बताएं कि सीढ़ियों से उतरती लड़की क्या अब भी सीधे दिल में उतरती है? नहीं बेटे, देखो हर उम्र होती है, एक उम्र होती है जब वो यूसी साहब ने लिखा ना, एक उम्र होती है जब दरख्तों में भी लड़कियां नजर आती हैं। हाँ। फिर एक वक्त आता है लड़कियों में दरख्त नजर आने तो, अच्छा। तो वो जो उम्र होती है ना, वो उस फेज से सारी गुजरते हैं जब दरख्तों में लड़कियां नजर आती हैं। तो हम भी जब उस फेज़ में थे, वो इतफाक़ से मेरा वक्त जब गुज़रा वो पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज में गुज़रा, और वहाँ इतफाक़ ये था कि वो एक लड़के के से 3 लड़कियाँ आती थी तादाद के एतबार से, यानी अच्छा, कोई 30 के करीब लड़के थे और 100 के करीब लड़कियाँ थी। बिल्कुल। तो लड़कियों की वैसे भी बड़ी अक्सरियत थी वहाँ। तो 3 लड़कियों के अंदर आपने इंसाफ कायम रखा हुआ था? नहीं, उन्होंने शायद रखा नहीं, मेरा मतलब यह है कि इतनी अफराद थी वहाँ, और फिर उम्र का वो हिस्सा भी आप देख सकते हैं। फिर हम लिटरेचर के स्टूडेंट थे, शायरी वायरी पोइट्री वोइट्री पढ़, तो ये सारी चीज़ें मिलकर यानी उस आम सी कैफियत को भी बहुत गैर मामूली बना देती थी। तो हमारे जो ओरिएंटल कॉलेज जो सीढ़ियाँ थी, क्योंकि हमारी क्लासें 2nd फ्लोर पे होती थी, तो वो सीढ़ियाँ जो थी वो एक ख़ास एक रेफरेंस जो है वो बन जाता था आने जाने का, मिलने का वगैरह। अच्छा, मैं भी सोच रही थी कि अमजद इस्लाम अमजद की शायरी में एक ड्रामाई अंसर बहुत पाया जाता है, और मैं इनसे ये पूछने वाली थी कि क्या ड्रामा निगार जो है वो शायर पे गालिब आ जाता है, लेकिन अब इसे मैं जोड़ूंगी वो पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़कियों के साथ। सर क्या चक्कर है? नहीं, इससे भी जोड़े, बल्कि अच्छा हुआ तुमने बात की, तो एक बड़ा अजीब मुझे और बड़ी अच्छी बात याद आ गई। अभी हमने चंद दिन पहले एक बहुत कमाल का आदमी जो है हमने खोया है अपनी सोसाइटी में से, अतर शाह खान। बिल्कुल। तो ये जो तुम ड्रामे की बात कर रही हो, अतर शाह खान जेदी जो है, तो ड्रामे की बात, तो अतर शाह खान पहला आदमी था जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं ड्रामा लिख सकता हूं। अच्छा। ये बात फर्स्ट वन, अगर ये अमेरिका है तो वो कोलंबस था जिसने उसको दरियाफ्त किया। बहुत ही ग्रेट इंसान थे। हाँ, वो उस जमाने में उसकी एक सीरीज चलती थी लाखों में 3। जी। और मैं था पंजाब यूनिवर्सिटी महवर रिसाला निकलता, उसका एडिटर था। तो ये जर्नलिज्म में था। हाँ। अतर शाह वैसे तो कम ही जाता था वहाँ, लेकिन वहाँ से उससे मुलाकात हुई, तो फिर उससे जो दोस्ती हुई, तो उस दोस्ती के दौरान ही उसने मुझे कहना शुरू किया कि तुम ड्रामा लिखो, तुम्हें ड्रामा लिखने की टैलेंट है जिस तरह से करते। तो मैं ये समझता हूँ कि ड्रामे में मुझे लाना, और फिर वो उन चंद लोगों में से था जो अपने से आगे निकल जाने वाले लोगों को भी देखकर खुश होते हैं। हाँ, ये बहुत कम लोगों, बुजुर्गों में राइवलरी उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी, में पाई जाती है। कि वारिस की जब आया वारिस, तो मैं एकदम रातों रात ज़्यादा हो गया। तो वो जो चंद लोग जो मेरे सीनियर्स थे ड्रामे की फील्ड में, जिन्होंने इसको बहुत खुशी से इस चीज़ को देखा, उनमें से अतर शाह खान भी था। तुमने अच्छा किया, ड्रामे के रेफरेंस से उसका नाम ले लिया और मुझे उसे याद करने का मौका भी दिया। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी और वेल ऑफ फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, मतलब ये कि शुरू से ही आप खाते पीते ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी आपकी शायरी के अंदर कहीं ला हासिली का जो कुर्ब है वो सरायत कर चुका है। ये शाउरी है या गैर शाउरी है? देखो बच्चे, ला हासिली का जो कर्ब जिसकी तुम बात कर रही हो, उसका कोई ताल्लुक इस दुनियावी जो सहूलतें होती हैं उनसे नहीं है। अच्छा। और पहली बात तो यह है कि ये दुनियावी सहूलतें ऐसी थी नहीं। हाँ। हम लोग एक लोअर मिडिल क्लास दस्तकार फैमिली से थे, और ये जो माली आसूदगी जिसको कहना है, ये बहुत बाद में चल के
हमने देखी। सर आपकी बात काट रही हूँ, आप कह रहे हैं कि इस चीज़ का ताल्लुक नहीं होता, लेकिन आजकल के आशिक तो मटेरियलिस्टिक हैं, वो तो पहले आप क्या स्टैंडर्ड देखते हैं फिर आपसे प्यार करते हैं। होते होंगे, वो और बात है, वो और दुनिया के लोग हैं, मैं किसी और दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये लाहासली का कर्ब है ना, ये असल में वो है कि वो चीज़ें जिनको वो वैल्यूज़ कह लीजिए, या वो सवाल जिनके आप जवाब हासिल करना चाहते हैं, या वो फीलिंग जो आप चाहते हैं कि आपको वापस की जाए आपकी अच्छी फीलिंग के, टेंडर फीलिंग के मुकाबले में, उनमें जब कमी आती है तो शायद वो लाहासली वहाँ है। बिल्कुल। अदरवाइज दुनियावी तौर पर मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बे करीम का मुझ पर बहुत फजल रहा। जब मैं लेक्चरर था, एक 350 रुपये महीने में लगा था, तो उस वक्त भी मैं खुश रहता था। और मुझे ये खुशी है कि मेरे इर्द गिर्द मेरे ऐसे लोग थे कि जिनमें ये दुनियावी, जिसको कहना चाहिए करो फर या मालूम था, इसकी को बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं थी कि वो उसके लिए दीवाने हो जाएं या इसके हवाले से कदरों को मुतय्यन करना शुरू करें। तो ये वो वक्त गुजर गया। तो ये जो लाहासली का कर्ब है, ये वही है जो हर सोचने वाले आदमी को रहता है कि जब बहुत सारी गुत्थियाँ नहीं सुलझती हैं, बहुत सारा सुकून आपको हासिल नहीं होता है, तो ये चीज़, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप देखें ये जो महरूमी का कर्ब होता है, ये एक ख़ास हद से आगे ना बढ़ जाए जब आपकी बर्दाश्त से बाहर हो, बिल्कुल उससे कता नज़र ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए कि फिर ये आपको उन अच्छाइयों की तरफ, उन सवालों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल लगता है जिनके लिए शायद हमें बनाया गया है। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि दर्स व तदरीस से आपका ताल्लुक़ रहा, लेकिन नौकरी कभी तख्लीकी रास्तों की जुस्तजू में हायल तो नहीं हुई? नहीं, इत्तेफाक से ऐसा नहीं हुआ। इत्तेफाक से मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो टीचिंग है, ये पेशा ही ऐसा बड़ा कमाल का है कि आपकी मुलाकात जो है वो यंगर जनरेशन के साथ मुस्तकिल रहती है। जब आप सीनियर भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, फिर भी नौजवान बच्चों के साथ, तो एक तो ये आपको हमेशा मैं समझता जवान रखती है। फिर ये है कि अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो उसके लिए आपको मुस्तकिल पढ़ना भी पड़ता है। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जो बाद में बच्चा आ रहा है मुझसे, यानी जब मैंने फ़र्ज़ की MA किया तो उससे 10-12 साल बाद जो बच्चा आ रहा है, उसने 10-12 साल एक ऐसी दुनिया देखी है जो उस दुनिया से मुख्तलिफ थी जो मैंने अपने टीन एज में बिल्कुल देखी थी। बिल्कुल। तो उसके कुछ सवाल भी मुख्तलिफ होंगे, तो उन सब के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो लेकिन ये बड़ा दिलचस्प काम है। सर, हर 20 साल के बाद एक जनरेशन बदल जाती है, वो गैप कितना बड़ा आप महसूस करते हैं? यानी कि कितनी तब्दीली आ जाती है अगली जनरेशन में और पिछली जनरेशन में, कितना फ़र्क रह जाता है? देखो बच्चे, इस पर तो मैंने लिखा भी बहुत है। वो जो मेरी बेटे के लिए नज़्म अली ज़ीशान के लिए, वो भी और भी बेशुमार नज़में। पहली बात तो ये है कि ये जो चेंज है ये नेचुरल है, तो जो चीज़ नेचुरल हो उसके साथ लड़ना तो चाहिए ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि अभी जदीद जो टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ राइज हुई, उसमें दो चीज़ों को कंफ्यूज कर दिया गया है। मिसाल के तौर पे जो कम्युनिकेशन गैप है उसको जनरेशन गैप के साथ कंफ्यूज किया गया है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें एक जनरेशन का गैप नहीं होता, सिर्फ कम्युनिकेशन का गैप होता Exactly. है। लेकिन चूंकि वो हमसे फिल नहीं हो रहा होता तो हम उसे जनरेशन के खाने में डाल के फारग हो जाते हैं। और जी ये बच्चे तुम्हारी समझते नहीं, ये तो जी नई नस्ल के बच्चे हैं, इनको क्या जी वगैरह, इस तरह की बातें करके। तो असल में ये गैप जो है ये शायद कम्युनिकेशन का होता है। क्योंकि अगर मैं सोचने की कोशिश करूँ, आप सोचो, ज़िंदगी को देखो, तो आपके वालिद ने आपके दादा की कुछ बातें जो हैं उनसे इनहराफ किया था। बिल्कुल बिल्कुल किया था। फिर आप अपने वालिद की कुछ बातों से इनहराफ करोगे, बेशक, और आपके बच्चे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिल्कुल। तो कुछ बातों से इनहराफ करना जो है ये रिजेक्शन नहीं होती, ये डेवलपमेंट होती है। एग्जैक्टली। आप जिंदगी को आगे जब लेकिन सर बड़े इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, हजम नहीं कर पाते, वो इसे गुस्ताखी कहते हैं। नहीं, ये असल में देखे, हम चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं। जब आपने बड़े कहा तो इससे ये तय हो गया कि हर बड़ा नस्ल का बंदा ऐसे ही करता है। अच्छा, मैं तो ऐसे नहीं करता, फिर आप मुझे क्या कहोगी? ऐसे नहीं है। हाँ, ये है हमारे यहाँ जो मशरकी आदाब रहे हैं उनमें एक मसला रहा है, और वो ये है कि बड़ों की इज्जत करने का एक तरीका ये भी है कि उनसे आप डिफ़र ना करें। हाँ, ये शेख सादी ने जैसे कहा ना, खताए बुजुर्गां गिरफ्तन खतास्त,
लेकिन हमने उसको सही मानों में सही सेंस में नहीं लिया। एग्जैक्टली उसका मफहूम ये नहीं है कि जो इल्मी बातें हैं, जो टेक्नोलॉजी की बातें हैं, उनमें भी इख्तलाफ ना करें। बिल्कुल। उसमें तो ये था कि जो बड़े आपसे कहते हैं, ये बड़े आपको ज़िंदगी के बारे में जो चीज़ें समझाते हैं, और यहाँ तो कहा गया हमारा दीन तो हमें ये सिखाता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें गलत भी कह रहे हो तो उनको आगे से रिबट ना करो, बेशक अपनी बात पे कायम रहो, अपनी सोच पे कायम रहो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप उनको बताओ कि नहीं आपको नहीं पता मैं बड़ा लायक हूँ। तो ये जो इज़्ज़त है ना, इसके बारे में तो ठीक है कि ये बड़ों की कहा गया है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि अगली नस्ल जो है वो नए सवाल ना करे, या जो पुरानी नस्ल है वो अपने बच्चों से सीखे नहीं। बिल्कुल, कहीं नहीं कहा गया। ये डिफ़र करने वाली बात जो आपने कही है, इस पे मुझे मलिका तरन्नुम नूर जहां याद आ गई, जिन्होंने आपके सजना को साजना गा दिया और आपकी शिकायत करने के बावजूद भी वो खातिर में नहीं लाई इस बात को। अच्छा, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वो इतनी बड़ी औरत थी अपने फील्ड की, अपने फन की, जी, कि अगर वो कोई चीज़ गलत भी करेगी ना तो बाद औक़ात वो सही से ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जी बिल्कुल। एक तो बात तो ये हमें, और यही बात मुझे उन्होंने कही भी थी कि आप ये बताओ कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी बात ये है कि जब दो फनकार या दो या तीन मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो फिर एक दूसरे का असर पड़ता है, स्पेस देनी पड़ती है ना। तो वो ये स्पेस जो है, ये अगर आप बाकायमी होशोवास समझदारी के साथ देते हैं तो इट इज़ ओके। इसमें अगर आपको थोड़ा सा अमेंड करना पड़ता है, आप ये जानती हैं कि जब भी कोई जैसे मुझसे ड्रामा लिखा जाता है या फिल्म लिखी जाती है तो उसमें बेशुमार तब्दीलियाँ होती हैं। बिल्कुल होती हैं। तो मैडम ने जो ये की, फ़र्क ये था कि उन्होंने मुझे बताए बगैर सेट पर तब्दीली की, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। हाँ। लेकिन मैं अब भी ये समझता हूँ कि टेक्निकली तो वहाँ साजना ही होना चाहिए, लेकिन मैडम ने इतनी अच्छी तरह से वो गाया है कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी का भी ध्यान इस तरफ जाता है कि यहाँ वज़न क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना। बिल्कुल ठीक। तो ये एक बड़ा आर्टिस्ट ऐसा कर देता है। सर, दहलीज और रात आपके एक अमेजिंग किस्म के ड्रामे थे, लेकिन क्या वजह है कि एक नस्ल जो है वो अब भी वारिस के असर से बाहर नहीं निकल पा रही? नहीं, देखो चाहिए, कोई नई बात नहीं है, हमें ऐसा होता है। अब मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा, सिर्फ मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ी में इंग्लिश जो लोग करते हैं, ज़ाहिर है वो शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। अब आम बंदों की निस्बत अब शेक्सपियर के कोई 40 के करीब मिले जुले ड्रामे मिलते हैं। तो आप किसी बड़े पढ़े लिखे से भी पूछो तो वो कोई 8-10 से ज़्यादा आपको नाम नहीं बता सके। ऐसा ही है। और उनमें भी 2-4 हेमलेट वगैरह जो है हिट जो है। तो इस ये हिट चीज़ें जो होती हैं ना, इनका एक मुस्बत असर होता है कि ये आपके लिए सिनोनिमस हो जाती हैं, कि आपका नाम उनके साथ लिया जाता है। और एक इनका मनफी असर भी होता है कि लोग आपकी बाकी चीज़ें जो हैं उनको भी उन्हीं के साथ एवेल्यूएट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। सबलाइम जो होता है, या टॉप पे आदमी हमेशा नहीं रहता। तो इसलिए वारिस चूँकि बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और आम लोगों में भी, तो लोगों ने हर ड्रामे से तवक्को उसी तरह की, बल्कि उसी तरह के कैरेक्टर्स की तवक्को करनी शुरू कर दी। बिल्कुल। अब ज़ाहिर है जिन ड्रामों में कैरेक्टर्स वो नहीं थे, मसलन ये एक रूरल बैकग्राउंड का प्ले था, रात जिसका आपने जिक्र किया, या दहलीज, ये एक अर्बन बैकग्राउंड के प्ले थे। तो एक तो बुनियादी फ़र्क इनमें यही था। फिर उनका टेम्पो का, उनके कैरेक्टरों का, उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट थी, उनका फ़र्क था। तो वो लोग जो हुक हो गए वारिस के साथ, उनको शायद वो बाकी ड्रामे जो हैं वो उनको उतने पसंद नहीं आए। ये बात नहीं है कि उन्होंने पसंद नहीं किए, बहुत पसंद किए हैं, लेकिन उतने नहीं किए। मेरा ख्याल है ये नेचुरल है, इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सर, आपकी दोस्ती किस अदीब से रही और आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे? अच्छा, मेरी असल में बहुत दोस्तों से रही। मेरा, तुमने मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा कि मेरा जो चाइल्डहुड का ज़माना था उसमें कोई ऐसे आसार बहुत ज़्यादा नहीं थे कि मैं आगे चल के कोई राइटर या शायर बनूंगा। बल्कि ख़ुद मैं समझता हूँ कि कोई 16-17 साल की उम्र तक, BA के ज़माने तक मेरा ख्याल ये था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा और मैं क्रिकेट का प्लेयर बनूंगा, और यह शायद इसी में तो आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। तो मेरे जो इब्तदाई ज़माने के जो मेरे दोस्त हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ शेर व शायरी या अदब से नहीं रहा। हाँ, अलबत्ता जब आप समझ लीजिए जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आया तो थोड़ा बहुत मैंने शायरी में, तो उस ज़माने में मेरी शायरी से दिलचस्पी तो थी, लेकिन उस वक्त भी मेरा शायरों वाला नहीं था। ये बना है आकर, आप समझिए कि जब मैं
बीए में आया हूँ और हल्का अरबाब ज़ौक़ लाहौर में उनकी मीटिंग में मैंने जाना शुरू किया है। तो ये पहला मौका था जब मेरा अदीबों शायरों से डायरेक्ट एक रब्ता हुआ, और उस वक्त मेरी बहुत सारी दोस्तियाँ बनी। अब तो वो भी मेरी तरह बूढ़े हो गए हैं लोग जो हैं, लेकिन वो जो ज़माना था मैं समझता हूँ कि उस वक्त ने मेरी जो ट्रेनिंग की और मेरा जो वर्ल्ड व्यू और जो मेरा नुक्ता नज़र ज़िंदगी के बारे में है जो बना आगे चल के, उसको बनाने में उन लोगों की जो थी गुफ्तगूएँ, उनमें इंतज़ार हुसैन भी थे, उनमें अजीज़ुल हक मरहूम भी थे, यानी हर तरह के जो पोल्स अपार्ट जिनको कहते हैं वो लोग थे। एक वो लोग थे जो बराए ज़िंदगी की बात करते थे और टोटलिटेरियन सिस्टम और कम्युनिज़म और सोशलिज़म और इस अवामी हकूक़ और इनकी, और कुछ लोग वो थे जो बराए अदब की बातें कर। तो इन सब को लेकर मैं आगे चला, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो एक डिसाइसिव फैक्टर अब कहते हैं ना, एक बुनियादी मोड़ वो आया जब मैं अहमद नदीम कासमी साहब से, अहमद नदीम कासमी, उनसे मैं मिला। तो ये मुलाकात गालिबन वो थी जिसने डिसाइड कर दिया कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। यानी आपकी इंस्पिरेशन जो है वो अहमद नदीम कासमी थे। इंस्पिरेशन आप क्या लीजिए अब। सर मैंने सुना आपके एक ऐसे दोस्त थे कि आप उनके बगैर रह नहीं सकते थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और फिर आपकी दोस्ती उनके साथ ऐसी टूटी कि आज तक आप एक दूसरे को नहीं मिलते। मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मेरा दोस्त है, अगर मुझे नहीं अंदाज़ा कि आप किसकी तरफ इशारा कर रही हैं। अच्छा, ऐसे कोई दोस्त नहीं है? ऐसा नहीं है कि जिससे हाँ कमी बेशी होती रहती है, डेफिनेटली मुलाकात में या गर्मजोशी में कमी हो जाती है, बावजूद थोड़ी बहुत गलतफहमियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन ऐसी तो मेरी मुझे नहीं कोई सर गलतफहमी जब होती है तो आप दूर करते हैं या आपके दोस्त करते हैं? दोनों को करना चाहिए। असल में करना तो चाहिए। असल में हालात और वाक़यात और किरदार, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मिल के करती हैं। और फिर एक और बात याद रखो कि ज़िंदगी में हर आदमी की एक इज्तिमाई ज़िंदगी होती है और एक उसकी ज़ाती ज़िंदगी। बेशक बाद औक़ात आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ चेंजेस ऐसी आती हैं बिल्कुल कि आपका जो है रुख वो थोड़ा सा मुख्तलिफ ऐसे हो जाता है, और दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। बिल्कुल। और अगर इसमें वो जो दोस्ती का जो एक खूबसूरत सा रिश्ता है वो कायम रहे तो डेट इज़ एनफ। वो उसकी मजबूती में कमी आ जाए, उसकी गिरफ्त में कमी आ जाए, वो और बात है, वो होती रहती हैं चीज़ें। आप देखो ना, अगर आप अपनी याद करने की कोशिश करो तो वो सहेलियाँ जिनके साथ तुम खून से खत लिखा करती हो, अब शायद उनके साथ 5 मिनट बात भी नहीं हो सकती। सर अब तो खून से खत लिखने का ज़माना नहीं है, अब तो व्हाट्सएप कर लेते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि ये चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन ऐसी नहीं है कि कोई चीज़ जो है इतनी ज़्यादा बदल गई है, थोड़ी बहुत बदलती है डेफिनेटली। सर आपके जो बच्चे हैं वो आपको बाप ज़्यादा अच्छा समझते हैं या शायर ज़्यादा अच्छा समझते हैं? मेरा ख्याल दोनों ही अच्छा समझते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता, मैं कोई अपनी तारीफ़ वो नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने हमेशा ये कोशिश की जब ये मुझे कोई शोहरत वगैरह वाला मसला शुरू हुआ कि मेरे जो फ़राइज़ हैं वो क्या है, हकूक़ तो मुझे मिलने शुरू हो गए, मैं पॉपुलर हो गया, ये वार्डों की लाइनें लगी हुई हैं, ये मिलने ये हो गई, तो ये तो मुझे दुनिया ने दे दिया। लेकिन जिन लोगों के साथ मैं डायरेक्टली वाबस्ता हूँ और उनके हकूक़, तो मैंने कोशिश की है कि मैं उनके हकूक़ जो हैं, उनकी तालीम और तरबियत है, उनकी देखभाल है, उनकी खुशियाँ हैं अपने घर की, तो उनको हद्दुल मुमकिन, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, ये मैं नहीं कहता, हो सकता है वो पड़ जाता है, लेकिन हद्दुल मुमकिन मैंने कोशिश की, जिसकी वजह यही है कि माशाल्लाह मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे बाप और शायर के अलावा मुझे अपना दोस्त भी बहुत अच्छा समझते हैं। सर बीवियाँ जिसकी भी हों उनमें एक कॉमन चीज़ होती है, और वो ये होती है कि शौहर चाहे कितना कामयाब हो, वो एक बात अपने शौहर को ज़िंदगी में ज़रूर करती हैं, तुमने आखिर मेरे लिए किया क्या? क्या आपकी वाइफ ने कभी ये कहा कि तुमने शायरी के अलावा मेरे लिए किया क्या? नहीं, मेरा ख्याल में ये नहीं कहती, ये नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो दुनिया की औरतों से मुख्तलिफ है, लेकिन ये है कि ये बात इस अंदाज में, ये जो इस तरह की झगड़ालू औरतें होती हैं, थैंकलेस जी जी, तो वो कभी नहीं हुई। बाकी छोटी मोटी बातों पे तो गिले रहते ही हैं, छोटी मोटी बातों पे तो रहते हैं। अच्छा सर, आजकल ये बड़ी बहस है कि जो फेस्टिवल्स हैं ये अदब की तरवीज नहीं कर रहे, आप बताइए कि ये अदब की तरवीज है या कि कमर्शलाइजेशन है? दोनों चीज़ें हैं इसमें।
ये है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हिस्सा लेते हो, क्योंकि इसमें स्कोप तो दोनों है। मैं तुम्हें इसकी मिसाल देता हूँ कि आज से 12-15 साल पहले दुनिया में एक रॉ चली थी उर्दू की नई बस्तियाँ, सारी दुनिया में, बड़े ऑस्ट्रेलिया में मैं गया, जापान भी गए हम लोग, चाइना में, अमेरिका वगैरह, यूरोप तो जाते ही रहते हैं, तो हर जगह पर यह बड़ा रौला पड़ा हुआ था। अच्छा। तो मैंने एक महफिल थी शिकागो में, मैं इत्तेफाक से सदर भी था उसका, तो जब मुझे सदारती तकरीर करने के लिए कहा गया तो ज़ाहिर सदारती तकरीर में तारीफ़ें की जाती हैं, वाह वाह की जाती है, लोगों के शुक्रिया। तो मैंने कहा कि यार बाकी तो सब ठीक है, मगर मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने पीछे उर्दू की नई बस्तियाँ लिखा हुआ है, इसका इस फंक्शन से क्या ताल्लुक है? राइट। ये 150-200 बंदे मेरे सामने आप बैठे हो, इनमें 3 बंदे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। तो ये तो तुम्हारा नॉस्टैल्जिया है, तुम्हारे पास डॉलर हैं, तुम्हें शौक़ है अदब का, तुमने हमें टिकटें दी, हमें होटलों में ठहराया, फंक्शन करके खाने वाने खा हा करके चले गए। तो ये नई बस्तियाँ तब होंगी जब तुम्हारे बच्चे इनमें बैठेंगे। बिल्कुल। नई नस्ल तुम्हारी होगी, वो उर्दू बोलने की, लिखने की, पढ़ने की कोशिश करेगी, तुम उनको सिखाओगे, फिर उनमें से लिखने वाले पैदा होंगे, तो वो होगी नई बस्ती। ये तो पुरानी बस्ती के लोग नई बस्तियों में आके आबाद हो गए। तो लेकिन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अब चूँकि ज़माना टेक्नोलॉजी की तरफ और ऐसे अलूम की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है जो जिनका ताल्लुक साइंस और टेक्नोलॉजी से है, तो सोशल साइंसेस पूरी दुनिया में ही डिके पे हैं, और उनमें अदब वगैरह, हिस्ट्री देख लो, फ़िलासफ़ी देख लो, साइकोलॉजी देख लो, इनकी तरफ लोग जो हैं लिटरेचर की तरफ कम जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर कुछ इदारे या कुछ लोग जो हैं वो फेस्टिवल्स वगैरह करने की कोशिश करते हैं, तो हमें इस बदगुमानी में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए कि वो इससे ज़रिए से क्या मफादात हासिल करना चाहते हैं या क्या करना चाहिए, बल्कि उनकी जो पॉजिटिविटी है उसको लेना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करके जो नई नस्ल के बच्चे हैं उनके साथ एक डायलॉग करना चाहिए, ताकि वो वापस अपने उस खजाने की तरफ आ सकें जिसमें अब भी उनके लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं चलेगा तो इसमें उस नस्ल का बेचारी का तो कोई कसूर नहीं होगा। तो इसके लिए ये फेस्टिवल वगैरह एक राब्ता ज़रूर बनते हैं, तो मेरे ख्याल में इनके रहने में कोई हर्ज नहीं है, इनको ठीक करना चाहिए, लेकिन इनको रखना जरूर। सर, आपने आज तक इतने ड्रामाज लिखे हैं, किस अदाकार को आपने फ़न की मेराज पे देखा? नहीं, बच्चे जैसे ये मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं ना जी आपकी पसंदीदा किताब कौन है, पसंदीदा नज़म कौन है, गज़ल कौन वगैरह, तो ये वैसे ही सवाल है। असल देखो ना, बात ये है कि जैसे मैंने आपको वारिस की हमने मिसाल दी कि अब ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया, या जेदी की हम बात कर रहे थे, या सीना मोइन की हम बात कर रहे हैं, या अशफाक साहब, तो इनकी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो रेफरेंस बन जाए, यानी जिसमें उन्होंने पीक की परफॉर्मेंस दी। तो इसलिए बहुत सारे मेरे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मेरी नज़रों के सामने गुजरे हैं, जिन्होंने मेरे ड्रामों में काम किया या मेरे ड्रामों से अलावा काम किया या अदरवाइज़ दुनिया में काम किया, तो वो अपनी पीक पर कुछ यानी रोल उन्होंने ऐसे किए जिसमें वो अपनी पीक पर पहुंचे। तो रोल तो डेफिनेटली हो सकता है कि किसने कैसा कमाल का किया, लेकिन एक्टर जो हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। मुझे एक बात अभी तक याद है, मैं 1984 में पहली दफ़ा जब मैं गया था कनाडा, तो जॉनी कार्सन जो है वो जुल ब्राइनर का इंटरव्यू कर रहा था। अच्छा। अब जुल ब्राइनर दुनिया में एक बहुत ही बड़ा एक्टर गुजरा है, तो उसको उसने जो रोल किया, उसके 1300 शो उसने स्टेज पर किंग एंड आई जिसमें फिल्म भी बनी थी, तो वो रोल किया। तो जॉनी कार्सन ने उससे पूछा कि तुम पहले एक्टर हो जिसने एक ही रोल 1300 दफ़ा किया है इतने बड़े स्टेज पर, तो तुम्हें कैसा लगता है? अब ये वर्ल्ड वाइड है, लोग उसको उसके नाम से, जैसे चौधरी यशवंत के नाम से महबूब को पहचानते थे, उसके नाम से उसको पहचानते थे। ठीक है। तो उसने कहा कि देखो, जब सच्ची बात पूछते हो ना, तो पिछले 2, 3, 4 साल से मुझे स्टेज पर जब मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कुछ मेरी समझ में आने लगा है। अच्छा। अब आप ये अंदाज़ा करें, अब ये जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा बेस्ट से बेस्ट की तलाश बिल्कुल रहते हैं। तो मेरे ड्रामों में भी कुछ रोल जो हैं कुछ लोगों ने ऐसे किए जो उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट है, मतलब महबूब आलम का तो हो ही गया, मगर मैं समझता हूँ कि आबिद अली मरहूम का भी फ़र्क कीजिए जो उन्होंने समंदर में रोल किया, मैं ये समझता हूँ कि वो शायद उनका वो लाजवाब रोल था। इसी तरह और बहुत से लोगों के, तो वो रोल जो हैं
वो तो ऐसे हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि ये इनका बेस्ट रोल है, लेकिन एक्टर के लिए ये कहना शायद मुनासिब भी नहीं है। सर हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आज तक आपने कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो तख्लीक किया हो किसी ख़ास अदाकार के लिए और आप उससे ना करवा पाए हो? नहीं, मेरा ख्याल ये फिल्मों में ही आमतौर पर होता है, टेलीविज़न में आमतौर पर ऐसा होता भी नहीं है। फिर हमारे यहाँ जब ये जो कमर्शियल ड्रामा अब आया है जिसमें सारा ड्रामा पहले लिखा जाता है और कमर्शियली वो होता है, तो हम लोग हैं पीटीवी के ज़माने के जी। तो पीटीवी में तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट था। पीटीवी में होता ये था कि मसलन मैं कोई जब कैरेक्टर लिखता था नया, तो मैं उसके आगे 3 अदाकारों के टेंटेटिव नाम लिख देते कि इनमें से आप कोई भी कास्ट कर, के प्रोड्यूसर को ये आइडिया हो जाए कि मेरे ज़हन में किस तरह का बिल्कुल ठीक है, आगे उसकी मर्जी, क्योंकि ये उसकी चॉइस है, फाइनल चॉइस जो है ये राइटर की नहीं होती, ये प्रोड्यूसर की है। तो वो उन तीनों में से फिर कास्ट करते थे? वो करते थे, बल्कि उनसे बात भी, बल्कि एक बड़े दिलचस्प में मैं वाक़या बताऊं, कराची में एक दफ़ा हुआ, इकबाल अंसारी ने एक प्ले मैंने उसको भेजा, उसमें गूंगा था, गूंगा कहते, अच्छा, गूंगा दर्जी था, तो मैंने 3 कैरेक्टरों के नाम लिखे, तो वो उसको इत्तेफाक से वो तीनों मुहैया नहीं हुआ है। अच्छा। शफी मोहम्मद उन दिनों अल्लाह बख्शे वहाँ, तो शफी मोहम्मद ने वो कैरेक्टर किया, बहुत अच्छा किया। तो मुझे नहीं पता था कि शफी मोहम्मद को पता है कि मैंने किन कैरेक्टरों के नाम लिखे थे। अच्छा, उनको पता था? मुझे नहीं पता, उसको पता था, उसको उनको पता पता होगा के बाद। ठीक है। तो कहीं कराची में मुझे मिला किसी जगह, तो मैंने बहुत तारीफ की, मैंने कहा यार ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। तो उसने बड़ा मज़े का जुमला कहा, उसने कहा अच्छा फिर आइंदा अगले 3 में मेरा नाम लिखेंगे। ओह गॉड। तो that was very good। यानी कि उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने आपसे गिला शिकवा कर ही लिया। तो सही। that was very good। तो हम इसी तरह करते थे। अब का मुझे नहीं पता कि आजकल किस तरह से कास्टिंग हो। मेरे ख्याल में आजकल ज़्यादा कास्टिंग नामों को देखकर या शोहरत को देखकर या खूबसूरती को देखकर। सर आजकल कास्टिंग छोड़िए, आजकल कास्टिंग काउच बहुत सारे हैं। हाँ बस ये नई दुनिया, कास्टिंग काउच इतना ज़्यादा पता ही नहीं है। सर शेर कहने के लिए, क्योंकि शायर तो बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, लेकिन शायर बनना कोई आसान बात तो है नहीं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि शेर कहने के लिए कोई ख़ास वक्त दरकार होता है या कि हर वक्त ख्याल का तांता बंदा रहता है? क्योंकि मैं गालिब की मिसाल देना चाहूँगी कि उनके बारे में ये मशहूर है कि वो रात के वक्त शेर कहा करते थे और एक गिरा लगाते रहते थे अपनी चादर को। तो जो आजकल की यूथ है उनको ये भी नहीं पता कि वो जो पुराने लोग थे वो गिरा क्यों लगाते थे। ये भी बताइए, और ये भी बताइए कि क्या हर वक्त ख्याल का तांता बंदा रहता है या कोई ख़ास वक्त चाहिए? बड़ा अच्छा ये सवाल किया तुमने, और मैं समझते हैं बड़ा ज़रूरी है नौजवानों की। पहली बात तो यह है कि एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जिस चीज़ को हम आर्ट कहते हैं, असल में वो कम्बिनेशन होता है आर्ट और क्राफ्ट का। बिल्कुल। एक आपकी इनबॉर्न स्किल होती है, मतलब आपको अल्लाह ने आवाज़ अच्छी दे दी है, बिल्कुल, ये तो अल्लाह ने दी है, इसमें God तो gifted। आपका कोई कमाल नहीं। लेकिन जो राग आप सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, हुनर वो सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। तो एक तो ये है कि जब आपके पास फिनिश गुड पहुंचती है तो वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। यानी उसमें एक हिस्सा जो है वो नेचुरल टैलेंट का होता है और एक हिस्सा उसमें स्किल का होता है। बिल्कुल होता है। अगर आप स्किल को अलग कर दीजिए तो जो नेचुरल टैलेंट है, मैं ये समझता हूँ कि और जिन लोगों से मैं मिला भी हूँ कि इसका जो दौरानिया या टाइमिंग है वो हमारे ये जो घड़ी पे हमारे टाइम है या कैलेंडर पे इनके साथ नहीं चलती। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जुमेरात को शाम को 4:30 बजे एक नज़्म लिखूँगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये ख्याल मुख्तलिफ तरह से आते हैं, कभी ये एकदम कहीं से आ जाता है, कभी किसी चीज़ के रेफरेंस से आता है, कभी किसी डिमांड पर भी आता है। बिल्कुल ठीक है। डिमांड पे लिखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वो उसमें लिखने में स्किल ज़्यादा एवॉल्व होती है। बिल्कुल ठीक है। उसमें कोई नेचुरल टैलेंट का कोई इतना ज़्यादा नहीं होता, उसमें सिर्फ ये होता है कि आपका जो जहन है उसमें मीटर जो है, रिदम, उसका एहसास हो। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जो नसरी नज़म को शायरी, मैं नसरी नज़म को तो मानता हूँ कि ये एक फॉर्म है, मगर मैं इसको शायरी की फॉर्म नहीं मानता। ये मेरा ज़ाती राय है, ज़रूरी नहीं कि इससे कोई दूसरे इत्तेफाक करें। जो लोग लिखते हैं वो बड़े शौक़ से लिखें और इंजॉय भी करें, और बाद औक़ात मुझे पढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायरी और नसर को जो चीज़ आपस में डिफ्रेंशिएट करती है वो यही रिदम का एहसास है कि आप किसी मीटर में, किसी ख़ास वज़न में एक बात करते हो तो वो शायरी की डोमेन में चली जाती है। अगर आप वो नहीं करते हो तो वो नसरी में बिल्कुल रहती है।
तो अगर आप ये जो सलाहियत है आप में रिदम की, ये नेचुरल होती है, इसको इम्प्रूव तो किया जा सकता है, गालिबन क्रिएट नहीं। सर ये जैसे किया जा आपने सकता कहा कि अचानक से ख्याल आ जाता है, अगर उस वक्त आप किसी महफिल में बैठे हैं, किसी फंक्शन में बैठे हैं और अचानक ख्याल आ जाए, तो उसको कहीं याद कर लेते हैं या लिख लेते हैं? ये मुख्तलिफ तरह से लोग डिसिप्लिन करते हैं इसको। ये आप कैसे करते हैं? मेरे जो है, मैं तो आम तौर पर मेरा जो लिखने का टाइम है, ये जो मुझ पर जिसको कहते हैं तारी होने वाला है, ये अब तो वैसे भी इसके फेजेस कम हो गए हैं। ये साल में आप समझिए कि 3-4 फेजेस ऐसी आती हैं जब मैं 3-4-5 दिन, बल्कि अभी ये कोरोना का हुआ इसमें तो मैंने तकरीबन कोई 30-35 दिन रोज़ाना कुछ ना कुछ लिखा है। अच्छा, रोजाना लिखा है, क्वारंटीन का फ़ायदा उठाया। इसी तरह जब मैं हज पे गया था, उन दिनों में मैंने रोज़ाना कुछ ना कुछ लिखा था। इसके अलावा भी फेजेस आती रही हैं, लेकिन आम तौर पर ये फेज़ ज़्यादा लंबी नहीं होती। और मेरे जहन में अगर कोई बात ऐसी आती है गुफ्तगू के दौरान, तो मैं उसको महफूज कर लेता हूँ जहन में, और फिर जो ही फुर्सत मिलती है, जब आप उसको दोबारा याद करते हैं, तो फिर वो अपना रास्ता खुद ब खुद बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक ठीक। तो सर बताइए, हमारे लोग जानना चाहते हैं कि पुराने वक्तों के जो लोग थे वो चादर को गिरा क्यों लगाते थे? नहीं, वो तो ऐसे ही लतीफ़ा सा बनाया हुआ है, वो एक रिटेंशन के लिए, याद करने के लिए, जैसे आप याद करने कोई निशानी रखी होती थी, एक निशानी सी बनाई हुई थी, तो लोगों ने लतीफ़ा बना लिया कि हज़ारबंद में वो गिरा डाल लेते थे और फिर वो खोलते थे तो उनको याद आ जाता था। अच्छा। तो ये एक अपना एक, यानी इसको आप एक जिसको कहते हैं कि लाइट ह्यूमरस बात के तौर पर ही लें। अच्छा, ये अच्छा। कोई फलसफा या कुछ। अच्छा, मैं समझ रही थी इसमें कोई टेक्निक है और मैं वो सीखूंगी। ये उन्हीं का जाती अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो है वो इनफरादी कल्बी वारदात तक महदूद है। ज़िंदगी के बड़े बयानिए तो कहीं गुम से गए हैं, लेकिन क्या आप खुद को पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का नुमाइंदा समझते हैं? बिल्कुल नहीं समझते। मैं पुराने वक्त का हूँ, पुराने ख्यालात का हूँ, लेकिन मैं पुराने ख्यालात का नया आदमी हूँ। वो और कैसे? मैं पुराने ख्यालात का इसलिए कि मैं फ्यूचर जो है, जो आने वाला ज़माना है, उसकी तरफ से मुंह मोड़ के खड़ा नहीं होता और मैं अपने माजी से चिमट कर नहीं रहता। मैं कोशिश करता हूँ आने वाले ज़माने में जो नई चीज़ें आई हैं उनसे सीखने की, उनके साथ हत्तुल मुमकिन चलने की, लेकिन मैं उस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह से फ़र्ज़ करें मेरा पोता चल सकता है उनके साथ, और मैं चलने की कोशिश भी नहीं करता। तो जो कोई नई बात जो है ऐसी जो मेरे अपने बनाए हुए सिस्टम के साथ मैच कर जाए, और उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बाकी चीज़ें मैं इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, जो इस पर किताबें लिखने वाले हैं, उनके लिए छोड़ देता हूँ। सर चेहरा आपका इतना गुलाबी गुलाबी सा है, शादाब सा है, क्या खाते हैं आप? पता मुझे तो नहीं पता, मैं तो शुगर की दवाई खाता हूँ ज़्यादा। मैं 30 साल इंसुलिन भी, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ होता है आपके चेहरे के रंग और शादाबी का। खुदा ना खास्ता आपको कोई मरज़ ना हो, ऐसा क्रॉनिक डिजीज़ ना हो, तो वो ये होता है कि अगर आप खुश रहने और खुश रखने का फ़न जानते हों और इस पर अमल भी करते हों, तो उसका असर ज़रूर कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर नज़र आता है। मैंने आम तौर पे देखा है। फिर भी कोई फेवरेट डिश क्या है आपकी? मैं मैं एक तरह से जिसको कहना चाहिए वेजिटेरियन सा बंदा हूँ। मैं बहुत कम गोश्त वाली चीज़ें खाता हूँ। सी फूड मैं बिल्कुल ही नहीं खाता। अच्छा, सी फूड खाते हैं? लोगों को हैरत होती है कि मैंने इतना ट्रैवल किया है दुनिया में, बेशुमार ट्रैवल किया है, और बगैर सी फूड के मैं आप वेजिटेरियन हैं? तकरीबन नहीं, मैं ये नहीं कि गोश्त नहीं खाता, लेकिन मैं कोई बहुत शौक से नहीं खाता, बहुत कम जो है वो खाता हूँ। तो मुझे फ्रूट और सब्जियां जो हैं वो ज़्यादा अच्छी मैं लगती हैं? समझता हूँ वो मुझे ज़्यादा। तो सबसे फेवरेट फ्रूट और सबसे फेवरेट सब्जी कौन सी है आपकी? अब ये भी वक्त वक्त पे होता है, जो अच्छी चीज़ बनी हो। मसलन आपको मैं बड़ी अजीब, मेरी वालदा मरहुमा कुछ चीज़ें बहुत अच्छी कमाल की बनाती थी, मेरी बहनों ने, इन्होंने भी मैंने बहुत ख़राब किया, तो ये भी बहुत। तो मेरी बेगम भी बहुत अच्छी, अब तो खैर वो ज़ाहिर है इतना ज़्यादा उसमें नहीं किचन में जाती, लेकिन जब भी जाती है तो वो कोई ना कोई नई चीज़ जो है, मतलब आप बड़े हैरान होंगे कि एक चीज़ होती है जिसको आम तौर पे लोग उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते, टींडे जो है। टींडे? अब हमारे घर में वो टींडे जो हैं वो मसाले में भर के जी उसको बहुत मज़े के बनते हैं। हाँ, तो वो मसाले की जो स्टफिंग उसमें जी। होती है, तो मसलन मुझे वो बहुत
अच्छे लगते हैं, अच्छे मैं लगते बड़े हैं। शौक से वो खाता हूँ। इस तरह काले चने में बहुत शौक से खाता हूँ, काले चने वाइट चावल, काले चने और वाइट चावल। ये तो सियालकोटियों का काम है, चावलों के बगैर तो रह नहीं सकते। शायद वो भी है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बाकी चीज़ों का दिल नहीं तोड़ना चाहता। बिल्कुल ठीक है, दिल नहीं तोड़ना चाहते। वो तो आपने पंजाबी यूनिवर्सिटी की लड़कियों का दिल भी नहीं तोड़ा था, लेकिन फिर भी शादी आपने अपनी कज़न से की जहाँ कमिटेड थे। जी। अच्छा सर, जो लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, जो आजकल के शायर हैं, उनको आप कोई टिप देना चाहें, कोई नसीहत, कोई बात? देखो, नसीहत तो बड़ा बारी बार कम लफ्ज़ होता है। एक चीज़ वही है जो मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूँ लोगों से, कि बेटा आप एक चीज़ देखो कि बैक डोर्स बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप एक कामयाब और एक सच्चा इंसान बनना चाहते हैं तो बैक डोर्स की तरफ कभी ना देखें। कभी किसी ऐसे दरवाजे की तरफ ना देखें जो पीछे से कहीं घूम घाम कर किसी चक्कर, फ्रंट गेट से जाए। शेख सादी ने बल्कि कहा कि राह रास बेराओ अगरचे दूरस्त, कि सीधे रास्ते पे चलो चाहे वो लंबाई क्यों ना हो। वाह वाह वाह। तो एक तो ये है कि कोशिश करनी चाहिए आप कि आप सीधे रास्ते पे चलें, और दूसरी बात ये है कि जो टैलेंट आपको अल्लाह ने दिया है उसको फॉर ग्रांटेड ना लें। बिल्कुल ठीक। प्लीज़, अल्लाह ने जो चीज़ दी है उसकी हिफाजत करें। अब आपको शायरी का फ़न अगर अल्लाह ने दिया है तो उसकी हिफाजत करने का एक तरीका ये भी है कि आप अच्छा अदब पढ़ें, बिल्कुल अच्छे लोगों को पढ़ें, जो पहले गुजर चुके हैं उनको पढ़ें, समझने की कोशिश करें कि ये क्यों इतने बड़े फनकार थे, बिल्कुल ठीक। कैसे लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते थे। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको एक मैं बड़ी जाते जाते एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, लेकिन ये सब के लिए जो नौजवान हैं उनके लिए। किसी ने रोशन आरा बेगम से ये पूछा जब वो 70 साल की थी कि मैडम आप इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी क्लासिकल सिंगर हैं, कोई आपका मुकाबला है ही नहीं, तो आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा कि मैं 6 घंटे रोज़ाना रियाज़ करती हूँ। उसने कहा जी 70 साल की आप हो गई हैं, दुनिया में आपका कोई मुकाबला नहीं है, तो किस लिए 6 घंटे रियाज़ करती हैं? तो उनका जवाब कमाल का था। उन्होंने कहा था इसीलिए तो करती हूँ। वाह वाह वाह, कमाल कमाल कमाल। ये कमाल का जवाब, इतना मासूम और इतना सादा और इतना गहरा जवाब है कि जब आप काम करना छोड़ेंगे दुनिया ने तो चलते रहना है, कोई आपकी जगह आ जाएगा, ऐसा ही है। कोई आपसे आगे निकल। तो अपने से पीछे वालों का रास्ता ना रोकें, अपनी रफ्तार को तेज करें, वाह वाह, अपने पाँव को कदम रखें। ज़बरदस्त। तो अगर आप पीछे वालों का रास्ता रोकने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आप खुद भी आगे नहीं जा सकेंगे, गुम हो जाएंगे। तो जो आगे आता है उसको बड़े शौक से आने दें, लेकिन ख़ुद अपने सफ़र को मजबूत रखें, कायम रखें, मेहनत पर ईमान रखें और सीधे रास्ते पर, सीधे दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश करें। मुश्किल होता है, ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि आप ज़िंदगी में भी कामयाब हो सकते हैं और जो भी फ़न आप लेंगे उसमें भी कामयाब। आपकी आज तक की सारी शायरी का जो मजमूआ है उसमें आपको सबसे रोमांटिक शेर कौन सा लगता है? ये कोई तुमने वही बात कर दी, इसका कोई जवाब नहीं। जो कोई आशिक अपनी महबूबा को सुनाना चाहता हो तो वो आपका वो शेर याद कर ले। मैं तुम्हें बताऊंगा, बल्कि मेरे बहुत ही प्यारा दोस्त, तो मेरी बहन ही थी जो फौत हो गई, सदीका अनवर मसूद की बेगम अभी फौत हुई हैं। तो अनवर ने मुझे मेरा ही एक भूला हुआ शेर याद कराया। अच्छा। कि वो कहते हैं कि तुम्हारा वो शेर मुझे बहुत याद आ रहा है। अब वो शेर उनकी अपनी ज़हनी कैफियत के मुताबिक है। तो वो शेर कुछ इस तरह था कि जो ज़िंदगी थी मेरी जान तेरे साथ गई। वाह वाह। जो ज़िंदगी थी मेरी जान तेरे साथ गई, बस अब तो उम्र के नक्शे में वक्त भरना है। वाह वाह वाह, बस अब तो उम्र के नक्शे में वक्त भरना है। ज़बरदस्त। और तो वक्त से मुझे याद आया कि इतना बड़ा वक्त आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये आजकल कोरोना की वजह से बेगम मेरी आती है, वही करती है इसको। अच्छा। ये मेंटेन उसी को करती है, वो इसकी चाबी वाबी का ना, तो गालबन वो कुछ दिन से नहीं आई होगी। ये आप कहाँ से लाए थे? ये वो ही लेकर आई थी। अच्छा, ये वो लाइन थी कि आपको हमेशा वक्त के बारे में ताना भी दे सके और याद भी करा सके। तो चलिए, आज इस अच्छे से नोट के साथ आपसे बात करके, जैसे आपका शादाब चेहरा है, मैं भी शादाब हो गई हूँ, क्योंकि जैसी पर्सनालिटी होती है उसका असर भी आपके ऊपर पड़ता है। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग आपको देख रहे हैं वो भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आप जैसे लेजेंड का साया हमेशा हम पे सलामत रखे। बेटा, वो जो अशफाक साहब कहा करते थे ना, वो बात बड़ी कमाल की है कि अल्लाह से हमेशा आसानियाँ मांगो, बेशक, और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक। आमीन सुम आमीन। इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई नहीं। थैंक यू सो मच सर। जीती रहो।